पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ अबाउट बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स क्या है जी? बहुत से टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं बॉडी फ्लूइड्स के लिए, बहुत से प्रोसीजर्स यूज होते हैं। हमारे अंदर जो भी फ्लूइड है, वाटर है, वो सेल के अंदर हो, वो सेल से बाहर हो, वो ब्लड में हो, प्लाज्मा जिसे कहलाता है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो या इंटरसेल्युलर फ्लूइड हो, वो तमाम फ्लूइड्स कहलाता क्या है जी? बॉडी फ्लूइड, वाटर। ओके जी, और हमारा चैप्टर फिजियोलॉजी में अब यही है, तो इसके बारे में कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। चूंकि मेरे पास ना तो अब बोर्ड की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको ओरली बताना चाहता हूँ कि बॉडी फ्लूइड्स के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं। नंबर 1 इज ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा में वाटर है, तकरीबन 91 to 92% ऑफ वाटर ब्लड में मौजूद है जी, और 8 to 9% ऑफ तमाम सॉलिड सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और वो है वो ब्लड चैप्टर में बताएंगे। तो इस वाटर में सॉल्वेंट्स है, सोल्यूट्स है, और ये वाटर खुद क्या है जी? सॉल्वेंट है। सो इस वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स और सोल्यूट्स सॉल्व होंगे, डिसॉल्व होंगे, लाइक सोडियम, लाइक कैल्शियम, लाइक क्लोराइड, लाइक मैग्नीशियम, लाइक फास्फोरस एक्सेट्रा। और ये तमाम जो के सोल्यूट्स है, ये ही इसका मिकदार जो कि इस सॉल्वेंट, इस वाटर में मौजूद है, इसका मिकदार हमें ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी का टर्मिनोलॉजी बताता है। ऑस्मोलैरिटी कितने पार्टिकल्स 1 लीटर ऑफ एक लीटर ऑफ वाटर में मौजूद है, दैट इज ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी, 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं? फॉर एग्जाम्पल 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑफ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैंने आपको बताया। 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑफ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं 1 लीटर में, दैट इज ऑस्मोलैरिटी, आर है इसमें। और जब इतने 300 मिली ऑस्मोल पर केजी ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि 1 केजी में 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में कितने मिकदार में सोल्यूट्स मौजूद है, दैट इज डिफाइनिंग ऑस्मोलैरिटी। The definite difference between the osmolarity and osmolarity is their unit. That in osmolarity the unit liter is simplified, and osmolarity the unit kilogram is simplified. That is the osmolarity and osmolarity difference. Now ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर को जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर और एक ही है, इसको कोलॉइडल प्रेशर भी कहा जाता है। कोलॉइड क्या है जी? कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन पर भी आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर दीजिए कि कोलॉइड वो होता है जिसमें पार्टिकल्स बड़े होते हैं। पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चाण में कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूशन को उससे आर पार कर देते हो, तो उस चाण में किसी तरह से सोल्यूट पार्टिकल्स अगर बच जाए, दैट इज द कोलॉइड। ओके जी, कोलॉइड में पार्टिकल सब्सटेंसेस ज्यादा और बड़े होते हैं, मिकदार में बड़े होते हैं, एंड ब्लड इज आल्सो कोलॉइड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सब्सटेंसेस बहुत छोटे होते हैं और सस्पेंशन में सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन इसी सॉल्यूशन से जुदा होते हैं। फॉर एग्जांपल इन ब्लड द RBCs आर सस्पेंशन जी, और सोल्यूट पार्टिकल्स जो केस में है, ये सॉल्यूशन पार्टिकल है। दैट इज द स्मॉल कंसेप्ट ऑफ ऑनकोटिक solution, suspension and colloids. Now we are just moving to oncotic pressure. What is actually oncotic pressure? जो भी प्रेशर है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फर्क क्या है? प्लाज्मा जो कि रगो वेसल्स के अंदर जाता है, ब्लड में जाता है, ब्लड ही प्लाज्मा है, ब्लड में ही प्लाज्मा है। और इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फर्क क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, यानी कि ये टिश्यूज में मौजूद होते हैं और सेल्स इसमें लगे होते हैं, सेल्स इसमें पड़े होते हैं, और सेल्स के अंदर फिर इंटरसेल्युलर फ्लूइड होता है जी। आप अपने आप को इस पर भी अंडरस्टैंड कर दीजिए कि 3 टाइप ऑफ फ्लूइड है। नंबर 1 इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फिर दो अकसाम में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है. द नंबर वन इज interstitial fluid, which is also known as tissue fluids, and that is non-movementable. Okay जी. और number two is the plasma fluid, which is moving in blood vessels जी. Okay. अब इसका मकदार क्या है? सो हमारे एवरेज एडल्ट मेल में अबाउट 40 लीटर्स ऑफ वाटर है, 40 लीटर्स ऑफ लिक्विड है. इसमें जो कि 1/3 हिस्सा है, यानी कि 3 हिस्सों में से एक पार्ट जो कि किस में है जी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये 2 हिस्से जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है. यानी कि इस परसेंटेज से भी अगर एग्जांपल लगाए, अगर दिया जाए तो 55% ऑफ फ्लूइड हमारे सेल्स के अंदर है और 45% ऑफ फ्लूइड हमारे सेल्स से बाहर है. अब इस फ्लूइड्स में प्लाज्मा प्रोटीन्स इंटरस्टिशियल प्रोटीन्स के निस्बत में कम होता है, और इंटरस्टिशियल प्रोटीन टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, वही ज्यादा होता है बनिस्बत प्लाज्मा फ्लूइड के. ओके जी. दैट आर द कांसेप्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. अब इस बॉडी फ्लूइड्स में हमारे पास बहुत से ऐसे अशिया होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि खुराक एज ए न्यूट्रिशन इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स हो गए, तमाम एलिमेंट्स दैट आर एज ए न्यूट्रिशन, एज ए मिनरल. हमारे विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, हमारे प्रोटीन्स, हमारे तमाम के तमाम ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसी ब्लड प्लाज्मा में ट्रेवल करते हैं. ऑक्सीजन भी इसी ब्लड प्लाज्मा यानी हीमोग्लोबिन में जो कि आरबीसी में अंदर है, और आरबीसी ही ब्लड प्लाज्मा में ट्रेवल करती है, एंड वही ऑक्सीजन फिर डिफ्यूज हो जाती है इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड में, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल्स में, और फिर सेल्स में रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन जी. सो ये बॉडी फ्लूइड का थोड़ा सा किस्सा था कि ऑस्मोलैरिटी, ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक या कोलॉइडल प्रेशर. ये क्या है जी? कोलॉइडल प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जो कि 2 फ्लूइड्स यानी कि ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान मौजूद होता है. यानी कि अगर इस ब्लड प्लाज्मा में तादाद कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम हो गया तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन वाटर इस ब्लड प्लाज्मा में कम हो गया, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से प्रेशर को बरकरार रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर ब्लड प्लाज्मा में मूव होगा, एंड ड्यू टू विच द टिश्यूज विल बी डिहाइड्रेटेड. So the oncotic pressure maintains the level or the pressure or the balance or the homeostasis of our blood plasma and interstitial fluid. Okay जी. That is the osmotic या oncotic या colloidal pressure जी. बॉडी फ्लूइड्स में हमारे पास बहुत सब्सटेंसेस होते हैं. इसी सब्सटेंसेस में कुछ चंद खुसूसी सब्सटेंस. सोडियम इज द मेन सब्सटेंस which is in a very high level and appropriate level in our body and in our blood. जब भी हम खाते हैं जिसमें नमक होता है, सो वो नमक ब्लड प्लाज्मा में वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड देन ब्लड प्लाज्मा में वो नमक जाता है और ट्रेवल करता है. अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी वो नमक नहीं, वो सोडियम और क्लोरीन के शक्ल में वो नमक जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ट्रांसफर डिफ्यूज ही नहीं होता, क्योंकि वह भी उसका तादाद ज्यादा है. सो दैट देयर इज ट्रेवलिंग, सो सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा हो गया. इट मींस कि इस सोल्यूट पार्टिकल में अब इस सोल्यूट पार्टिकल को अब ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल का खुसूसियत यही है कि ये अपने तरफ पानी को खींचता है, और पानी भी इसी की वजह से खुश होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रोफाइल है. आप समझिए मेरे बात पर, यानी कि वो एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को वगैरह को अपनी तरफ खींचता है. दैट इज द फ्लूइड. सो सोडियम अपनी तरफ वाटर खींचेगा, ड्यू टू विच हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कम होगा, सो हमारा ब्लड प्लाज्मा जो है वो ज्यादा होगा, एंड उसका लेवल भी ज्यादा होगा, ड्यू टू विच आवर प्रेशर विल बी अराइज and diastolic or systolic pressure will be arise. So इसलिए हम कहते हैं
कि नमक खाने से हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। ये क्या वजह है? असल में सोडियम का या ब्लड प्लाज्मा में गया, सोडियम ने अपनी तरफ वाटर को खींचा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, so the level and concentration of water is just a rise in blood. ओके जी, so blood vessels में ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ड्यू टू विच हमारा हार्ट ज्यादा प्रेशर लगाएगा अब इसको पंप और सर्कुलेट करने में, so due to which our diastolic and systolic pressure will be arise. And you are a student of physiology, so it means that you will understand the blood pressure of diastolic and systolic. जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन पंप करता है यानी कि बॉडी की तरफ भेजता है वो डायस्टोलिक है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एंड जो भी ब्लड हमारे हार्ट की तरफ आता है दैट इज सिस्टोलिक स्पीड विच इज 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। खैर ये तो टॉपिक नहीं है, दैट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बट मेरा बात ये था कि ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसे कहा जाता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्लड कंसंट्रेशन, फॉर आवर वाटर फ्लूइड कंसंट्रेशन एंड फॉर आवर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन आल्सो। सो इस तीन किस्म के सॉल्यूशंस हैं, एक आइसोटोनिक है, एक हाइपोटोनिक है, एक हाइपरटोनिक है। हाइपोटोनिक या हाइपोऑस्मोल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है कि जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर कम हो, सॉल्वेंट कम हो और सोल्यूट ज्यादा हो, दैट इज द हाइपरटोनिक। जब सोल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज्यादा हो, दैट इज द हाइपोटोनिक। एंड जब सोल्यूट और सॉल्वेंट बहुत अच्छे मिकदार में, बराबर मिकदार में हो, फॉर एग्जाम्पल 0.9 ग्राम पर डिसिलीटर ऑफ सोडियम विल बी इन 1 डिसिलीटर ऑफ वाटर। ओके जी, सो दैट मीन्स दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूटर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिकदार एक ही है, दैट इज बॉडी के मुताबिक, सो दैट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन या सलाइन सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूट का मिकदार ज्यादा हो गया, सॉल्वेंट का मिकदार वही है, दैट इज द हाइपरटोनिक एंड या हाइपोस्मॉल। और जब हमारे सॉल्यूट का मिकदार कम हो गया और वही लेवल सॉल्वेंट का मौजूद है, तो दैट इज द हाइपोटोनिक या हाइपोऑस्मोल सॉल्यूशन। सो दैट इज द कांसेप्ट। नाउ मूव टू पीडीएफ to understand the full physiology of blood fluid, body fluids. Fluids हमारा चैप्टर है आज का, और blood and body fluids सेक्शन नंबर 2 कैसिम्बलिंगम फिजियोलॉजी। जी, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में तो सिर्फ यही पार्ट लिखी गई है कि इन ह्यूमन बॉडी द टोटल बॉडी वाटर वेरीज फ्रॉम 45 to 75% ऑफ द बॉडी वेट। ओके जी, यानी कि अगर किसी शख्स का 100% 100 किलो वेट है, सो उसका 45 से लेकर 75 किलो तक बॉडी वाटर होगा, सिर्फ उसमें 75 किलो तक वाटर होगा। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। ओके जी, इन अ नॉर्मल यंग एडल्ट मेल बॉडी कंटेन्स 60-65% ऑफ वाटर एंड 35% ऑफ द सॉलिड। ओके जी, तो वाटर की बात हम करेंगे इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन होम्योस्टेसिस, दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे बॉडी रेगुलेशन को, हमारे बॉडी ऑस्मोसिस को, हमारे बॉडी के तमाम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस को मेंटेन रखते हैं। और इसके कुछ काम हैं। सबसे पहले होम्योस्टेसिस में, यानी कि होम्योस्टैटिक बैलेंस इसका काम है। दूसरा एयर ट्रांसपोर्ट, हमारे विटामिन्स, हमारे एंजाइम्स, हमारे हार्मोन्स, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स और एलिमेंट्स, तमाम हमारे मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो कि इसमें घूमते रहते हैं और इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, ज़ैंथिन, और उसके अलावा एंजाइम्स में बहुत से एंजाइम्स, प्रोटीएज और एसिड फॉस्फेटेज, उसके अलावा लाइगेज, लाइपेज और लाइएज वगैरह तमाम आगे आएंगे, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये तमाम ट्रांसपोर्टेशन का वर्क इसी का है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इसका काम
नाम है वाटर इनसाइड इटसेल्फ फॉर्म्स अ मीडियम फॉर वेरियस। जी वाटर एक सोल्यूशन सॉल्वेंट है जो कि हर किस्म सोल्यूशन नॉन पोलर सोल्यूशन को अपने आप में डिसॉल्व करता है। सो इस ब्लड में बहुत से मेटाबॉलिज्म्स होते हैं और ये मेटाबॉलिज्म्स हमारे ग्रोथ के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि हर वक्त हमारे सेल्स में, हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में एक एक ऑर्गन में बहुत से मेटाबॉलिज्म्स रिएक्शंस होते हैं। कुछ चीज़ें टूटते हैं, कुछ चीज़ों से बड़े अशिया बनते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन टेक्सचर ऑफ टिश्यूज़। हमारे टिश्यूज़ को बनाने में हमारे वाटर इनसाइड सेल्स इज नेसेसरी फॉर कैरेक्टराइजेशन फ्रॉम द टेक्सचर ऑफ वेरियस टिश्यूज़। हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज़ को मॉइस्चर रखने में, उसके टेक्सचर करने में, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट द ब्लड। इन टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जहाँ भी अगर हॉट हो, फॉर एग्जांपल हमारा स्किन है और वहाँ पर टेम्परेचर कोल्ड है, बहुत सर्द है, सो हमारे स्किन तक जो वेसल्स आए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, यानी कि सिकुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड की ज़्यादा डिपोजिशन नहीं होगी, ब्लड की ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हमारे स्किन तक नहीं आएगी। दैट्स वाई हमारा स्किन ये हॉट कंडीशन में होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, वेसो कंस्ट्रक्शन। और जब सर्दी ज़्यादा हो तो हमारे जो भी वेसल्स है, वेन्स है, आर्टरीज है, वो डायलेट हो जाएंगे, और जब भी डायलेट हो जाएंगे तो ब्लड का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वहाँ पर स्किन में आएगा। दैट्स वाई द काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोड्यूस एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू हीट एंड आवर स्किन विल बी गेटिंग हॉट एंड गेटिंग मेंटेन to that environment, to that temperature. Okay जी, that's the most important work of their blood, that blood compartments of body fluids, that's most and most important। देखिए जी, हमारे पास 3 कंपार्टमेंट्स है। नंबर 1 इज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो कि सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है, और दूसरा है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि सेल्स, हमारे एक एक सेल्स में पानी होता है, 91 to 92% ऑफ साइटोप्लाज्म पानी से भरा हुआ होता है। सो वही पानी हम वही पानी को जो साइटोसॉल है, उसी को हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोसॉल है, और उसी न्यूक्लियोसॉल को भी हम पानी कहते हैं। वही पानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। सो एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल्स के अंदर है, और दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर है। अब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड 2 किस्म के हैं। एक नंबर जो है वो प्लाज्मा है, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में घूमता रहता है। ब्लड के साथ साथ 5 लीटर ऑफ ब्लड है, उसमें तकरीबन 2.7 लीटर या 2.5 लीटर अप्रोक्सीमेटली एक एडल्ट मेल में प्लाज्मा होता है। तो एक प्लाज्मा है, और दूसरा क्या है जी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि 12 लीटर ब्लड पर मुश्तमिल होता, 12 लीटर फ्लूइड में मुश्तमिल होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, एंड दैट कंसेप्ट इज जस्ट letting here to total water in the body is about 40 liters distributed into 2 major compartments। number 1 intracellular compartment 22 लीटर, इस 44 लीटर में एडल्ट मेल में 40 लीटर ऑफ वाटर है, फ्लूइड है। सो इस 40 लीटर में 22 लीटर जो कि इंट्रासेलुलर सेल के अंदर फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड सेल के अंदर है वो 22 लीटर है, और जो भी फ्लूइड सेल के बाहर है, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड और प्लाज्मा, तो वो है 18 लीटर। अब इसी 18 लीटर में 12 लीटर टिश्यू फ्लूइड है, 2.75 लीटर प्लाज्मा है, और अदर फ्लूइड यानी कि ऑर्गन्स वगैरह के अंदर जो है वो है 3.25 लीटर, एंड दैट्स सेट। ओके जी, कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। सो द कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स कंटेन वाटर एंड सॉलिड्स। सॉलिड्स आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जी देखिए, बॉडी फ्लूइड्स का किसी न किसी सब्सटेंस से कंपोजिशन होगा। सो एक ऑर्गेनिक है और दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स आते हैं, उसके अलावा फैटी एसिड्स और लिपिड्स वगैरह, हार्मोन्स और एंजाइम्स आते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तमाम जो कि एलिमेंट्स है, यानी कि सोडियम, क्लोरीन, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ऑक्सीजन वगैरह, और इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट, तमाम जो एलिमेंट्स है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। सो दैट इज इंक्लूडेड इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हमारा बॉडी फ्लूइड किस्म ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह है, हार्मोन्स जो भी और एलिमेंट्स के अलावा तमाम अशिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। एलिमेंट्स जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दैट आर इंक्लूडेड इन द बॉडी फ्लूइड्स। Measurement of body fluid, we will skip now that in that time because that is the physiology and I will skipping that। देखिए,
इस डायग्राम पर बहुत गौर कीजिए और फोकस कीजिए कि बॉडी फ्लूइड में ये सब्सटेंसेस होते हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, लिपिड्स और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उस इन तमाम फ्लूइड का बैलेंस। सो देखिए कि 3 किस्म के कंपार्टमेंट्स है। नंबर 1 ब्लड प्लाज्मा में जो फ्लूइड है, ब्लड में जो फ्लूइड है। नंबर 2 टिश्यू में जो फ्लूइड है, यानी कि सेल्स के बाहर जो फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। नंबर 3 टिश्यू के सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है, दैट इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। सो हम बात करेंगे सेल के अंदर जो फ्लूइड है और सेल के बाहर जो फ्लूइड है उनमें से फर्क। सोडियम 142 मिलीलीटर पर लीटर है। इट मीन्स दैट सोडियम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में बेइंतहा ज़्यादा है बनिस्बत के अंदर, और देन दैट विल बी डूइंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर भी वह बाहर की तरफ आएंगे, सो एनर्जी यूज़ करेंगे। दैट्स वाई वी विल कॉल द एक्टिव ट्रांसपोर्ट चेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी लगेगी, यानी कि सोडियम बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, कैल्शियम बाहर ज़्यादा है अंदर कम है। आप इस डायग्राम को गौर कीजिए। अब हमारा बॉडी, हमारा सेल, एक सेल प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, जी प्रोड्यूस करता है। सो प्रोटीन्स के इस कंसंट्रेशन को आप देखिए तो वो अंदर ज़्यादा होगा सेल के, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है और फिर टारगेट सेल को पहुंचाता है तो वो सेल से बाहर आता है। दैट्स वाई दैट इज इन वेरी वेरी हाई अमाउंट इन द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, एंड एज दैट अमीनो एसिड्स भी हमारे बॉडी, हमारे सेल में होते हैं। सो इसी का मिकदार कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है बनिस्बत बाहर अंदर, जी ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे सेल को चाहिए, तो जब ये फार्मूला याद रखे, ये कॉन्सेप्ट याद रखे, जो सेल चीज़ को चाहिए, जो चीज़ सेल का खुराक है, जो सब्सटेंस सेल का खुराक है, वो सेल में कम होगा और सेल से बाहर फ्लूइड में ज़्यादा होगा, और जो सेल खुद बनाता है वो सेल में ज़्यादा होगा और बाहर फ्लूइड में कम होगा। सो प्रोटीन्स, उसके साथ साथ लिपिड्स, और उसके साथ साथ अमीनो एसिड्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल्स में ज़्यादा है और सेल्स प्रोड्यूस करता है। सो ये क्या होगा जी, ये सेल में ज़्यादा होगा और बनिस्बत के बाहर, सेल के बाहर बहुत कम होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सोडियम, कैल्शियम और तमाम एलिमेंट्स जो कि सेल में प्रोड्यूस नहीं होते, बाहर डाइट में हम लेते हैं, तो सेल में उसका मिकदार कम होगा, एंड दैट्स वाई दैट विल बी गोइंग एंड डिफ्यूजिंग टू द सेल फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा एंड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड देन एट द लास्ट। ओके जी। सो हम एक बात कह लीजिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम हमारे सेल को चाहिए इंस्पायरेशन प्रोसेस के लिए, तो ऑक्सीजन अब जो सेल को चाहिए वो किस में कम होगा जी, वो अंदर सेल में कम होगा। सो दैट्स वाई ऑक्सीजन विल बी डिफ्यूज फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। सो बाहर इसका 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर है, जबकि अंदर कम है, सो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगा। इट मीन्स के इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अंदर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में आएगा, एंड द पीएच इज रियली बैलेंसिंग एंड नॉर्मल पीएच। ओके जी, ना तो एसिडिक है और ना तो बेसिक है, लेकिन सेल के अंदर पीएच थोड़ा सा एसिडिक हो चुका है। इट नॉट रियली मीन्स दैट द सेल इज एसिडिक, बट फॉर द बैलेंसिंग ऑफ दिट्स पीएच लेवल द सेल इज वेरी 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 मेंटेन्ड। ओके जी। वाटर का मिकदार कंसंट्रेशन अगर आप देखें तो 15 to 20 लीटर हमारे सेल से बाहर है, 20 to 25 लीटर हमारे सेल के अंदर है। एग्जैक्ट वैल्यू इज जस्ट राइटेड इन द कॉर्नर. That's why we are skipping now the measurement of the total body, because that is a physical physiology, and then we will come to the osmolality or tonicity. एक कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया कि 3 कंसंट्रेशन है हमारा। ऑस्मोलैरिटी फ्लूइड में जो भी सोल्यूट्स पार्टिकल्स हो, जो भी कोई इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हो, इन सोल्यूट पार्टिकल का मिकदार कंसंट्रेशन 1 लीटर में कितना है, दैट डिफाइंस अस ऑस्मोलैरिटी और हमारा सोल्यूशन, हमारे जो सब्सटेंसेस है वो 1 लीटर में कितना है, दैट डिफाइंस द ऑस्मोलैरिटी. सो 1 किलो और 1 लीटर में फ़र्क कीजिए, ठीक है जी. देन मोल एंड स्मॉल, 1 मोल इज डिफाइंड एज द पार्टिकल्स
in the particles in 1 mole. ओके जी, यानी कि वो पार्टिकल्स जो कि हमारे 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23 यानी कि 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स एक 12 ग्राम ऑफ एलिमेंट में कितने पार्टिकल है जी? 6.023 multiplied by 10⁻23 particles. That is being very highest ratio. इतने एटम्स हमारे एक 12 ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट में मौजूद होता है. So that's why I will know that 1 osmol is the concentration or the particles of solute and electrolytes, maybe that substances or elements, maybe that substance or electrolytes which is present in 1 liter of water or in 1 deciliter of water, that is the osmol. Okay ji, tonicity is actually the usually movement of water between the fluid compartments and not influenced by a small tonicity किसी fluid का बैलेंस बरकरार रखना और किसी पोलर मॉलिक्यूल्स की वजह से अपने इस वाटर लेवल को बाहर और अंदर बरकरार रखना. दैट इज नोन एज टोनिसिटी. नाउ वी विल मूव टू आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक फ्लूइड. आइसोटोनिक फ्लूइड जो कि उसका सेम इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी हो, उसका ऑस्मोलैरिटी सेम हो, दैट विल बी आइसोटोनिक फ्लूइड. उसका ऑस्मोलैरिटी कम हो यानी कि सोल्यूट का कंसंट्रेशन वाटर के मुकाबले में कम हो, दैट इज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन. एंड जब सोल्यूट का कंसंट्रेशन वाटर के मुकाबले में ज़्यादा हो, दैट इज़ नोन एज द हाइपरटोनिक सोल्यूशन. एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन में हमारे रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल सही होंगे, नॉर्मल सेल्स होंगे, जबकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमारे सेल्स स्वेल हो जाएंगे. बिकॉज देखिए जी, अब सेल में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम है तो ब्लड प्लाज्मा से सेल के अंदर पानी जाएगा, वाटर जाएगा, फ्लूइड जाएगा, सो सेल विल बिकम स्वेलिंग. और जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो, सोल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा हो, सो फ्रॉम द सेल द वाटर एंड द फ्लूइड विल बी ट्रांसपोर्टिंग आउटसाइड द सेल, सो द सेल विल बी श्रिंक एंड दिस विल बी क्रोमैटिक सेल्स यानी कि ऑक्सोस्मोसिस. दिस अप्लाइड फिजियोलॉजी वेरी सिंपल. डिहाइड्रेशन हो गया, हमारे अंदर पानी कम हो गया, तो सबसे पहले तो साइनो सिम्टम्स जाहिर होंगे. हमारा मूड ड्राई होगा, एक्सेस थर्स्ट लगेंगे हमको जी, डिक्रीज इन स्वेटिंग होगी, डिक्रीज इन यूरिनेशन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, हेडेक, डिजीनेस, वीकनेस और क्रैम्प्स इन लेग्स एंड आर्म्स होंगे. ये